प्रिय विद्यार्थियों, मैं भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछला टॉपिक एटलस का पार्ट फर्स्ट में सूर्य ग्रहण पर छोड़ा था। उसके आगे आज पार्ट 2 में चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बताया जाएगा। उससे आगे का टॉपिक आपको बताऊंगा मैं। अब आगे देखिए, चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब एक ही सिद्ध में पृथ्वी आ जाती है, बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है, तो चंद्रमा हमें पूर्णतः काला या अंधेरे के रूप में दिखाई देता है। उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब इस तरह है, ये हमारा सूर्य, इसको देखिए, ये हमारा चंद्रमा, ये हमारी पृथ्वी। तीनों जब एक सिद्ध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है, तब चंद्र ग्रहण होता है, जिसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तीनों एक सिद्ध में हो गए। चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा को होगी, पर हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा। यह ध्यान देने की बात है। चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है, जिससे ये स्थितियां बनती हैं। इससे आगे एक्स या भौगोलिक अक्ष क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। भौगोलिक अक्ष पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई एक सीधी अक्ष, जिस पर पृथ्वी अपना रोटेशन करती है, घूमती है, जिसको हम ध्रुवीय अक्ष या कीली या ध्रुवीय अक्ष कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी इसी अक्ष के ऊपर घूमती है या परिभ्रमण करती है। इस परिभ्रमण गति से दिन व रात बनते हैं। समझ में आ गए होगा। मैं आराम से आपको बता रहा हूं, हर चीज समझ लीजिए। इसके बिना, इन चीजों की जानकारी के बिना आपको भूगोल पढ़ पाना और भूगोल के प्रैक्टिकल कर पाना दुर्लभ हो जाएगा। यह अक्ष दोनों ध्रुवों को मिलाती है और इसी अक्ष पर हमारी पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक पूर्ण चक्र करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, जिसे हम इतना नहीं कह करके 24 घंटे के बराबर घंटे भी कहते हैं, लगभग मान लिया जाता है।
इस तरह ये अपनी अक्ष पर रोटेशन करती है। आगे चलिए, विषुवत रेखीय वर्त, विषुवत रेखीय रेखा या भूमध्य रेखा, इसके बारे में आप सब जानते भी हैं। ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य वर्त या रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों को बराबर भागों में बांटती हैं और दो बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में रहते हैं। कहने का मतलब है इन दोनों को मध्य जो एक पूर्ण वर्त के रूप में होती है। विषुवत रेखीय वर्त एक पूरा वर्त के रूप में होती है, लाइनर होती हैं और काल्पनिक होती हैं। रेखाएं जितनी भी हैं वो सब काल्पनिक हैं। स्थानों का, समय का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। ये वर्त होते हैं। इसी आधार पर आगे चलिए, आगे बताता हूं। हमारी पृथ्वी जो के कुछ मान हैं, माप हैं, यह भी कह सकता हूं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। वाइज रोटेशन करती है। इसलिए पृथ्वी पर सूर्य उदय पूर्व दिशा से होता है, पूर्व दिशा में होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि सूर्योदय किसी दिशा में होता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, इन चीज़ों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें आगे देखिए, आपको ये नॉलेज हो गया, पृथ्वी का रोटेशन भी पता चल गया, किधर से किधर घूमती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण करने में 365 दिन, मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। इस पूर्ण चक्र को एक वर्ष कहा जाता है, कहा गया है, जिसको हम लिखते हैं 365 सही 1/4 दिन मान लेते हैं।
इसी तरह पृथ्वी का द्रव्यमान या सहिति 5.880 गुणा 10⁻21 टन या 5.880 गुणा 10⁻23 kg किलोग्राम होता है। पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होता है। ठीक है, इससे आगे अपन चलते हैं। आपने पृथ्वी की स्थितियों को जान लिया है और इसके अन्य कुछ माप और हैं। ये हमारी पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारा अक्ष या भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष या किली या ध्रुवीय अक्ष कहा, यह हमने जानते हैं और पहचानते हैं। इस चीज को हमने आपको बता चुके हैं। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को एक सिद्ध में मिलाती हुई, दोनों को छेदती हुई रेखा वो भौगोलिक अक्ष या किली या ध्रुवीय अक्ष कहलाता है। यह पूरा व्यास के रूप में है। इसको हम ध्रुवीय व्यास बोलें तो इसका माप होता है 12,714 किलोमीटर। जब ये पूरी वर्ग इसका बनकर आता है, ये वर्ग की बात करूं तो इसका व्यास हमने बता दिया, ध्रुवीय परिधि होगी 40,024 किलोमीटर। दोनों ध्रुव आपने माप लिए हैं। इसी प्रकार विषुवत-रेखीय वर्त जो होता है हमारा, यह हमारा है विषुवत-रेखीय वर्त, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, एक खरबूजे के दो टुकड़ों के बराबर तरह बांटता है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस विषुवत-रेखीय वर्त का व्यास है 12,757 किलोमीटर और इसकी परिधि देखी जाए तो यह है 40,057 किलोमीटर। आप इन दोनों मापों को देखने के बाद में इन आधार को माप को देखा जाए, ध्रुवीय व्यास और विषुवत-रेखीय व्यास को आप मिलान करके देखिए। यह परिधि, विषुवत-रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, जब आप दोनों का अंतर निकालेंगे तो कुछ किलोमीटर का अंतर आपके पास आएगा। उससे यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर दीर्घ वृत्ताकार होती है।
यहाँ से ये चीज़ साबित होती है कि हमारी पृथ्वी गोल ना होकर दीर्घवृत्ताकार होती है। सबको समझ में आ गया होगा। इन माप को आप नोट कर लीजिए। इसी से मैं आपको आगे और चलकर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे लेना। आपने नोट कर लिया होगा। हमारी जो पृथ्वी है, आपको मैंने माप बता दिए हैं। ये हमारी पृथ्वी, इसका अगर सिद्धांत तरीके से देखा जाए तो ये अक्ष है इसका। परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री टोटल जो झुकाव है, 66.5 डिग्री झुकाव कोण है, पर झुकी हुई है। इस झुकाव कोण के कारण यह हमारा रोटेशन है। लेकिन जब ये पृथ्वी चारों तरफ, सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, तब ये पूरा राउंड करने में भी इसकी जो कक्षा तल का झुकाव है वो 5 डिग्री बना होता है। 5 डिग्री का कोण इसकी कक्षा तल का होता है। इससे आगे जब ये झुकाव होते हैं, ये कक्षा तल का झुकाव होता है, इसी स्थितियों से और अपनी कक्षा में गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं। ऋतुएं कैसे बनती हैं और कब कब बनती हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। ऋतुएं, आपने चीज को देखा होगा, ऋतुएं कैसे बन रही हैं। आगे देखिए, ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी, अभी मैं आपको बता चुका हूं, 365 सही 1/4 दिन में एक वर्ष पूरा होता है। और इसमें पृथ्वी पर अपना चक्कर लगाती हैं। एक स्थिति, 1, 2, ये हमारा हो गया सूर्य। हमारे धरातल पर, हम पृथ्वी पर, हम गर्मी, सर्दी, वसंत, हर प्रकार की ऋतुएं महसूस करते हैं। प्रमुखतः 2 ऋतुएं होती हैं, सर्दी और गर्मी। इन दोनों के मिलन क्षेत्र पर यह कहें कि दोनों ऋतुओं का अंश जब मिल जाता है, कुछ अंश, तो उनकी स्थितियों के अनुसार इनकी स्थितियां बदलती रहती हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, तो इनको नए नाम से दे दिया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, यह अपन मानते हैं। ये मैंने पृथ्वी की स्थितियां, लोकेशन आपको थोड़ा सा दिया है, ध्यान दे लीजिए। यहां लिख रहा हूं मैं 21 जून, यहां लिख रहा हूं 21 मार्च, यहां लिखा मैंने 23 सितंबर, यहां मैंने लिखा 23 दिसंबर। आपने दोनों स्थितियों को पहचान लिया होगा। हर एक स्थिति में ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा, मकरवर्त या कर्कवर्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। जब ये हमारी पृथ्वी के अपनी कक्षा में घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, तो स्थितियां क्रिएट होती हैं। हमारे पास, मैं ये सारी स्थिति मोस्टली आपको बता रहा हूं उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। गोलार्ध के संदर्भ में, जैसा उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में होता है, उसके विपरीत समय में इसके दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति में क्रिएट होता है। आपको सबको मालूम है, उत्तरी गोलार्ध में ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है। मार्च के समय में, मार्च का महीना बसंत ऋतु कहलाता है। बसंत ऋतु की स्थिति हो जाती है, जिसमें दिन और रात की स्थिति
बराबर होती है, दिन व रात बराबर। और यही स्थिति ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है। जो अब से जो समय चल रहा है सर्द, यहां भी दिन व रात बराबर है। और सर्द ऋतु होती है ना सर्दी ना वो गर्मी, और दोनों ही स्थितियां बराबर, दिन और रात की स्थितियां बराबर करती हैं। लेकिन 21 जून और 23 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर भयंकर गर्मी, तेज तपन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, और वो असहनीय गर्मी इसी समय में हमें सहन करनी पड़ती है। लेकिन यही समय जब उत्तरी गोलार्ध में 23 दिसंबर की स्थिति की ओर होता है तो भयंकर सर्दी, यानी सर्दी, कठोर ठंड पड़ती है। अब मैंने आपको दोनों स्थितियां तो बता दी कि, लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि इस समय में ऐसा क्यों होता है, इस समय में ऐसा क्यों होता है। आपको बता देता हूं बेटा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, जिससे ना उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है तो ना दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होती है। कहने का मतलब दोनों ही गोलार्धों में समान स्थिति, ना सर्दी ना अधिक सर्दी, ना अधिक गर्मी, ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी स्थिति क्रिएट हो जाती है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र पर सबसे ज्यादा गर्मी का समय हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर 21 जून उत्तरी गोलार्ध का था, सॉरी मैं आपको बता रहा था 21 मार्च और सितंबर में। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य न होने के बजाय पूर्णतः विषुवत रेखा पर चमकता है। कहने का मतलब एक वर्ष में सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर साल में 2 बार गिरती हैं। इसका मतलब यह है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वो मोस्टली उष्ण होता है, यानी गर्म होता है। ये कहें कि वो कटिबंधों को बांटने वाला, या हमारी जो अक्षांश रेखाएं जितनी भी होती हैं वो हमारे यानी ताप कटिबंधों को, धरातली कटिबंधों को बनाती हैं। इसी प्रकार 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में एक बार कर्कवृत्त पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्कवृत्त पर गिरती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध पूर्णतः गर्म हो जाता है, और इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उस समय गर्मी की ऋतु बन जाती है। ये हर चौथे महीने, तीसरे महीने में आपको एहसास होने लगता है कि हमारी ऋतु में परिवर्तन होती है। अगर हमारी प्रकृति के अंदर अगर पृथ्वी ऋतु नहीं बनाए तो हम जैसे माहौल में, जैसी ऋतु में है वैसी वैसी रहेगी। यानी ये कहें कि पृथ्वी अपनी गति अक्ष पर और कक्षा में गति नहीं करे तो हमारी ऋतुएं नहीं बनेंगी। समझ में आ रहा होगा। तो ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को भयंकर गर्मी पड़ने लगेगी। इसी प्रकार जब सूर्य पृथ्वी अपनी गति करती हुई अपनी कक्षा में गति करती है, और उस स्थिति में तो सूर्य की किरणें जब सूर्य जब पूर्णतः दक्षिणायन हो जाता है, पूर्णतः दक्षिणायन जाता है सिर्फ 23.5 डिग्री मकर अक्षांश वर्त तक, यानी दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य यहां तक रन करता है। 23 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश पर आ जाता है, जिसको हम मकर वर्त के नाम से जानते हैं। यहां जब सूर्य हो जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाती है, भयंकर ठंड हो जाती है, क्योंकि उससे सूर्य की किरणें पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तब तक स्थितियां और ऊष्मा या ऊर्जा कम मात्रा में पहुंच पाती है, तिरछी किरणें होती हैं, तो धरातल गर्म नहीं हो पाता और वातावरण गर्म न होने के कारण सर्दी अधिक पड़ती है। इस स्थिति में रात्रि और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, दिन
रात्रि की तुलना में थोड़े गर्म होते हैं। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में इस समय भयंकर गर्मी होती है और ये स्थितियां बन जाती हैं, ऋतुएं बनती हैं। ऋतुओं को मैंने आपको बता दिया। तो इस समय गर्मी हो गई। 21 जून के समय में आपको उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, 23 दिसंबर के आसपास के समय में उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी, 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास का जो समय जो होता है उस समय में दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं, ना सर्दी ना गर्मी होती है। विषुवत रेखा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसी प्रकार गर्मी के अंदर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है। इसके विपरीत 23 दिसंबर के समय में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है। यह स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम चलते हैं। समझ में आ गया होगा सबको, नोट कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मेरे से कभी भी बात करके पूछ सकते हैं। इसी आधार पर मैं आपको बताता हूं। आपने उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध सब देख लिया होगा। पृथ्वी यानी ग्लोब और मानचित्र में एक अंतर होता है। ग्लोब, मैं आपको पॉइंट बोलते जा रहा हूं, नोट करते रहना। ग्लोब एज ए मॉडल, एक छोटा चित्र रूपी एक मॉडल रूप होता है। पृथ्वी का एक छोटा सा रूप होता है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। परंतु मानचित्र इस रूप में न होकर एक समपटल होता है। समपटल कागज की तरह स्थिति में होता है, न जो एक मॉडल के रूप में। ग्लोब में जो अक्षांश और देशांतरवर्त, पूर्णवर्त, देशांतर रेखाएं अर्धवर्त के रूप में दर्शाई जा सकती हैं। ग्लोब में छिद्रित ध्रुववर्त को नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को दर्शाया जा सकता है। परंतु इनके ध्रुवीय अक्ष को एक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। किसमें? मानचित्र में। इसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं को, अक्षांश रेखाओं को पूर्ण वर्त के रूप में, इसमें लाइनों के रूप में, लाइन के रूप में दर्शाया जाता है। लॉन्ग लाइन, आड़ी लाइनों के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें अर्ध वर्ताकार देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, अलग अलग दूरी अंतराल के रूप में, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने पर दो अक्षांशों के मध्य दूरी कम होती चली जाती है। विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर सर्वाधिक दूरी होती है दो देशांतरों के मध्य। लेकिन मानचित्र के ऊपर दोनों देशांतरों के मध्य की दूरी बराबर बनी रहती है। यह पूर्णतः दर्शाया नहीं जा सकता। इस पर हम 0 डिग्री और 180 डिग्री को आराम से दिखाते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने होती है। लेकिन इसमें 0 डिग्री 180 डिग्री मैंने जब यहां लिखा तो ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री हो गई। दोनों रेखाओं को आराम से दर्शाया जा सकता है। ये अंतर है ग्लोब और मानचित्र में। ग्लोब और मानचित्र में
ये स्थितियां दर्शाने के साथ साथ पूरा मॉडल के रूप में होता है ग्लोब, पूर्ण वर्त के रूप में दिखाई दे सकता है, पृथ्वी के प्रत्येक भाग और अंश को दिखाया जा सकता है, और दिखाने में हम मानचित्र में दिखा सकते हैं, लेकिन उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की दूरियों में डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो इसलिए ये दोनों में अंतर है, लेकिन ये मापने के आधार पर बनाया जाता है। यानी एक मानक मानचित्र होता है जिसमें एक स्केल लेकर बनाया जाता है, तो वो मानचित्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश वर्त, इसके बारे में आप अगर मैंने बता तो दिया है, लेकिन आगे देखिए, ये हमारी पृथ्वी। अक्षांश वर्त एक पूर्ण वर्त के रूप में होते हैं। जीरो डिग्री से ऊपर चलते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और इसी तरह 90 चलें तो भी इधर 90 साउथ अक्षांश आ जाते हैं। कहने का मतलब ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री, 60 और 15 और ये 90 डिग्री तक आप इनको दर्शाया जा सकता है। कहने का मतलब है अक्षांश वर्त 0 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अक्षांश वर्त पृथ्वी के धरातल पर ताप कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। बंधों का निर्धारण करते हैं। कैसे? आप देखिए, ये विषुवत रेखीय 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर चलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको हम, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुवीय वर्त दर्शाए गए हैं। इन ध्रुवों की स्थितियों का आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, हमारी पृथ्वी का जो भ्रमण होता है, कक्षा तल घुमाव होता है, तो इन दोनों, इस रेखा को हम करक रेखा, करक एन वर्त 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जितनी भी अक्षांश हैं 0 से 90 डिग्री, जो उत्तर व दक्षिण जो अक्षांश हैं, ये सभी ताप धरातल पर ताप का निर्धारण करती हैं, ताप वितरण को प्रभावित करती हैं। इस स्थितियों से हमें पता चलता रहता है।
अब आगे अगर जब हम देखें इन स्थितियों को, आपको देख लिया होगा, अक्षांश वर्तों से आप जान लिया होगा, तो हम ये देखते हैं कि सूर्य सबसे ज़्यादा इन दोनों अक्षांशों के मध्य घूमता रहता है। तो इसका मतलब इस जगह सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये स्थिति होता है उष्ण, बहुत ज़्यादा गर्मी। कहने का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ जो अक्षांश वर्तों की स्थिति होती है वो उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध कहलाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य ना सर्दी ना गर्मी होती है, तो शीत कटिबंध हो जाता है, कटिबंध बन जाता है। क्योंकि इसके उत्तर में जब हम जाएंगे तो यहां पूर्णतः बर्फीली स्थिति, हिमपात आपको मिलेगा। तो इस स्थिति में जब यही स्थिति दक्षिण में मिलती है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के मध्य जो स्थिति होती है सेम शीत कटिबंध बना रहता है, शीतोष्ण कटिबंध बन जाता है। लेकिन जब हम इनसे ऊपर जब हम जाते हैं, ये 3 हो गया है, चौथी बात हम करें तो ये 66.5 डिग्री से नॉर्थ टू 90 डिग्री जो स्थिति बनती है हमको, यानी ध्रुवीय क्षेत्र या कठोर ठंड वाला कटिबंध कहलाता है, ध्रुवीय कटिबंध। इसी तरह इस वाला जो क्षेत्र बनता है इसको भी हम ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं, जहाँ भयंकर ठंड पड़ती है। इस तरह पूरी पृथ्वी के ऊपर इन अक्षांश वर्तों से हमारा ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है। ठीक है, इससे आगे अगर थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं कि अपना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हुई अर्धचंद्राकार रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये हमारा पृथ्वी मॉडल, ये हमारी जो भी अर्धचंद्राकार रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाती हुई रेखाएं खींची जा रही नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। जिस प्रकार अक्षांश ताप कटिबंध का निर्धारण करती हैं, ताप जोन का निर्धारण करती हैं, वैसे ही देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। जिस क्षेत्र से दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो देशांतर रेखाएं का समय, प्रमुख देशांतर रेखाएं जैसे सूर्य उदय का स्थिति, प्रत्येक देश या क्षेत्र के अंदर से जो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं उसी का समय निर्धारण कर लिया जाता है, और इसलिए इनको समय रेखाएं भी कहा जाता है। लेकिन अगर इस चीज़ का अपन देखते हैं, समय निर्धारण तो होता ही होता है, इसमें कुछ रेखाएं प्रमुख होती हैं जिसको मैं आप एक मानचित्र मैप के द्वारा दर्शाता हूं। मान लीजिए ये 180 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर
इसको ग्रीनविच देशांतर, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर लंदन के उपनगर ग्रीनविच उपनगर की वेधशाला से गुजरती हुई खींची गई है, जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। जो ये सभी रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, परंतु 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तिथि रेखा है, जो पूरे विश्व में समय का निर्धारण करती है। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह स्थिति तिथि रेखा है जो कहीं भी स्थल भाग को नहीं काटती है, कहीं भी स्थल भाग को नहीं काटती है। देशांतर रेखाओं को 360 अंशों में बांटा गया है। अगर हम इस स्थिति को देखा जाए, ये हो गई आपकी पश्चिम, इस दिशा को हम कहें पूर्व, इधर 12 घंटे और इधर 12 घंटे। देशांतर रेखाओं को 0 से लेकर समय का निर्धारण करता है। 0 डिग्री हमारी जो अक्षांश है देशांत 180 डिग्री को ना तो इसके पूर्व लगता है और ना ही पश्चिम से इंडिकेट किया जाता है। इसके ऊपर कोई भी दिशा अंकित नहीं की जाती है। जब हम पश्चिम से या पूर्व से घूमते हैं, जब हम हमारा सूर्य उदय, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, तो एक पूरा चक्र लगाने में 24 घंटे का समय कम हो जाता है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो 24 घंटे कम हो जाते हैं, अपने घड़ी को पीछे करना पड़ता है। लेकिन जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो 24 घंटे हम आगे हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो हमें घड़ी को पीछे करना पड़ता है। तो ये हमारी स्थितियों का निर्धारण करने में होता है। जब हम तभी हमारे अलग अलग स्थितियों में, जैसे हमारे भारत देश के अंदर जो विषुवत रेखा है, देशांतर रेखा जो हमारे समय का निर्धारण करती है, वो है 82.5 डिग्री। 1 घंटे के अंदर 15 अंश सूर्य के सामने से गुजर जाते हैं। कहने का मतलब है 1 डिग्री अंश को सूर्य के सामने से गुजरने के लिए लगभग 4 मिनट का समय लगता है। और यह कहें कि पूरा एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे में 360 डिग्री अंश सूर्य के सामने से गुजर जाते हैं। इस प्रकार हमारी अक्षांश देशांतर रेखाओं का खेल जाल बना होता है। और ये 0 से लेकर 180 और ये 0 से 180 इधर वाले के लगते हैं पूर्व दिशा लगती हैं। जब हम 180 से 0 से लेकर 180 की ओर जाते हैं पूर्व दिशा से, तो पूर्व लगाया जाता है। जब पश्चिम से चलते हैं तो इनको पश्चिम दिशा से अंकित की जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आज इतना टॉपिक काफ़ी है आप लोगों के लिए। और इसी टॉपिक के साथ मैं एटलस के इस पार्ट को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अभी कभी भी कोई समझ में नहीं आए तो जब भी आपको टाइम मिले मेरे से मिल सकते हैं और मैं आपको क्लास में बता सकता हूँ। लेकिन इससे आगे अब हमारा राजस्थान का भूगोल है, इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। आपको मैं तीसरे वीडियो के रूप में आपको दूंगा राजस्थान का परिचय। हमारा नया टॉपिक होगा राजस्थान का परिचय। मैं जो भी टॉपिक आपको बताऊंगा वो आपके अध्ययन के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इनको ध्यान कर लीजिए। इसके बाद आने वाला, इस परिचय के बाद में आने वाला जो टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश।
ये मोस्ट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान के परिचय में जो भी टॉपिक आएंगे, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वो आपके जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगी और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ मैं आपका ये एटलस पार्ट 2 यहीं एंड की ओर जाता हूँ।